हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो उसमें हमें देखिए बिफोर यू रीड में है अपार्थाइड जो था एक पॉलिटिकल सिस्टम था जिसमें लोगों को अलग किया जाता था उनकी रेस के बेसिस पे। ये साउथ अफ्रीका में होता था और वैसे तो काफ़ी सारे यूएस में ऑस्ट्रेलिया में भी इसको मतलब एक तरीके से थोड़े माइन्यूट फॉर्म में फॉलो करते थे, बट साउथ अफ्रीका में बहुत ही ज़्यादा होता था। मतलब रंग भेद की नीति होता है इसका हिंदी में, मतलब कि अगर कोई काला है और कोई गोरा है तो काले लोगों के साथ भेद किया जाएगा। और नेल्सन मंडेला ने जो है काफ़ी लड़ाई लड़ी थी इस रेशियल सेग्रीगेशन के ख़िलाफ़ और इनकी ऑटोबायोग्राफी है, इन्होंने खुद ही ये जो है अपने बारे में लिखा था, उसी का ये एक पार्ट हमें इस चैप्टर में पढ़ने के लिए मिलता है। तो नेल्सन मंडेला पहले साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे ऐसे देश में जिसमें 300 सालों से भी ज़्यादा एक सेंचुरी में 100 साल होते हैं, तो 300 सालों से भी ज़्यादा वाइट लोगों का, सफ़ेद जो चमड़ी के लोग होते हैं उनका रूल था। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो थी उसने 242 सीटें जीती थी 400 सीटों में से, और ये पहले डेमोक्रेटिक इलेक्शंस थे साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में। इनॉग्रेशन सेरेमनी जो थी took place in the Union Buildings Amphitheatre in Pretoria, today attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world। तो इनॉग्रेशन जो हुआ देश का पहले डेमोक्रेटिक इलेक्शंस जो हुए थे उसका यूनियन जो एम्फी थिएटर एक होता है जो बहुत ही काफ़ी बड़ा सा थिएटर होता है और जो ओपन होता है जिसमें 140 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ के लोग थे। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटिफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड मंडेला इन हिज एड्रेस। तो उन्होंने अपने एड्रेस में कहा था कि ये जो इतने सालों से जो अत्याचार चल रहा था कि एक तरह का व्यक्ति एक वाइट एक ब्लैक पर अत्याचार कर रहा था, अब इस देश में ये कभी नहीं होगा। जुबिलेंट सीन्स फ्रॉम द स्ट्रीट ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विद blacks, whites and colored celebrating together. More than 1 lakh South African men and women, children of all races sang and danced with joy। तो काफ़ी सारे लोग जो लगभग 140 से भी ज़्यादा देशों के पॉलिटिशियंस और लोग आए हुए थे, उनकी ये जो ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है जिसमें एक तरह से शपथ वगैरह लेते हैं ना, उसमें शामिल होने के लिए। और प्रिटोरिया के लोग, प्रिटोरिया जो है साउथ अफ्रीका की कैपिटल है, काफ़ी सारे लोग जुबिलियंट होता है खुश होकर के, जॉयफुली वहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे थे इस एक तरीके की आज़ादी को। तो देखिए आप वाइट और ब्लैक तो समझ गए, कलर्ड लोग होते थे जैसे इंडियंस हैं काफ़ी सारे, उनको कलर्ड बोला जाता है वहाँ पे, क्योंकि ना वो इंडियंस बिल्कुल वाइट होते हैं ना ही बिल्कुल ब्लैक होते हैं, तो कलर्ड हो गए। या फिर कलर्ड और मिक्स रेस जो होती हैं, कलर्ड एक पेरेंट वाइट है एक पेरेंट ब्लैक है उनके बच्चे, तो उनको भी कलर्ड बोला जाता था। तो इस तरीके से तो सबसे ज़्यादा अधिकार पहले वाइट्स के पास हुआ करते थे। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर जो है 10th में डाउन ब्राइटन के लिए। तो डाउन का मतलब होता है केम आउट। 10 मई जो बिल्कुल ब्राइट और बहुत ही क्लियर सी थी। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसीज्ड बाय द डिग्निटरीज। तो बिसीज्ड होता है सराउंडेड, मतलब मेरे आसपास लगभग कुछ दिनों से डिग्नेटरीज जो थे, मतलब कई देशों के या बड़े बड़े लोग जो थे वो मेरे आसपास थे। वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन। पूरी दुनिया के जो लीडर्स हैं वो आ रहे थे देश में एक तरीके से हमारे देश को सम्मान देने के लिए। इनॉग्रेशन वुड बी लार्जेस्ट गैदरिंग एवर इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। और ये जो गैदरिंग होने वाली थी इनॉग्रेशन में, जो साउथ अफ्रीकन सॉइल में, मतलब साउथ अफ्रीका जो देश था उसमें सबसे बड़ी मीटिंग होने वाली थी। सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर formed by the Union Buildings in Pretoria। तो यूनियन बिल्डिंग जो थी प्रिटोरिया में, उसका जो एम्फी थिएटर था, ये सेरेमनी वहाँ पर हुई थी। For decades this had been the seat of white supremacy and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। तो ये जो इलाका था, एम्फी थिएटर था, बिल्डिंग थी, यूनियन बिल्डिंग्स थी प्रिटोरिया की, इसमें लगभग 300 साल से भी ज़्यादा समय तक जो वाइट लोग थे उनका कब्जा था। अब एक रेनबो सा लग रहा है, मतलब हर रंग के लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनाने के लिए। देखिए रेशियल गवर्नमेंट वो होती है जो रंग में भेदभाव करती है लोगों के शरीर के रंग को देख करके, मगर अब ऐसी गवर्नमेंट नहीं थी। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जेनिनी ऑन द पोडियम। मिस्टर डी कर्क was first sworn in as second deputy president। तो बहुत ही सुंदर ऑटम का दिन था, मतलब ऑटम होता है ना
स्प्रिंग सीज़न होता है वसंत का, और ऑटम होता है जो बारिश के बाद वाला आता है ना, वो वाला मौसम था। और मैं ये बताते हैं, मैं अपनी डॉटर जिनानी के साथ था। पोडियम होता है स्टेज टाइप का, उस पर चढ़ा और मिस्टर डे क्लर्क जो थे उन्होंने सबसे पहले ओथ ली सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट के तौर पे। देखिए ये है नेल्सन मंडेला। फिर थोबो मबेकी वॉज सोन इन एज फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट, तो सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट और फिर फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट। व्हेन इट वाज माय टर्न आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। तो जब दो डेप्यूटी जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने ओथ ले ली थी, ओथ होती है शपथ, तो मैंने भी ये शपथ ली कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे करूँगा, कॉन्स्टिट्यूशन को मानूंगा और मैं खुद को डिवोट कर दूंगा इस रिपब्लिक के लिए, इस देश के लिए और इस देश के लोगों के लिए। टू द असेंबल्ड गेस्ट इन द वॉचिंग वर्ल्ड, तो जो वहाँ पे गेस्ट असेंबल हुए थे और पूरी दुनिया जो देख रही थी उनके लिए आई सेड, मैंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। हम लोग जो सबके सब यहाँ पर प्रेजेंट हैं, कन्फर्म इकट्ठा हुए हैं, जो ये न्यू बॉर्न लिबर्टी है, लिबर्टी होता है आज़ादी, जो नई आज़ादी मिली है, इसको सेलिब्रेट करने के लिए। Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud। और ये जो टाइम आया है, ये इतने बड़े ह्यूमन डिज़ास्टर के बाद, देखिए ह्यूमन डिज़ास्टर इसे इसलिए बोला गया क्योंकि एक इंसान ही इंसान के साथ इतना बुरी तरीके से भेदभाव करता है, और मतलब रंग को देख करके एक इंसान के साथ इंसान की तरह बर्ताव नहीं किया जा सकता। ये जो हो रहा था ये गलत था और अब ये ख़त्म हो गया है। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to host the nations of the world on our own soil। मतलब हमें प्रिविलेज नहीं मिली थी इससे पहले, और आज हम ही लोग जो हैं अपने देश की मिट्टी पर पूरी दुनिया के लोगों को वेलकम कर रहे हैं, होस्ट कर रहे हैं। वी थैंक ऑल ऑफ आर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन विद द पीपल ऑफ अ कंट्री ऑफ व्हाट इज़ आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस पीस फॉर ह्यूमन डिग्निटी। और वो बोलते हैं कि सब लोग जो इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर हम सब के लिए जीत है, जस्टिस की, न्याय की, शांति की और ह्यूमन डिग्निटी की, एक इंसानी इज्जत की ये जीत है। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन का मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम एनी रिस्ट्रिक्शंस, मतलब जो भी आप लोगों पे कानून लगाए जाते हैं उससे फ्रीडम मिल जाना होता है पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। वी प्लेज आवरसेल्फ टू लिबरेट ऑल आर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डेप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। और हम लोग अपने देश के लोगों को बॉन्डेज से बाहर निकाल पाएंगे। पॉवर्टी होता है गरीबी, डेप्रिवेशन मतलब किसी को हक छीनना किसी से, जो सफ़र कर रहे हैं, जो सह रहे हैं। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मतलब जेंडर, औरत और आदमी में भेदभाव, जैसे कि रंग भेद की नीति, इस तरीके से हर तरीके के भेदभाव से हम खुद को ऊपर उठा पाएँ, वो ऐसा बोलते हैं। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अदर। वो होप करते हैं कि अब कभी भी ऐसा ना हो कि ये जो इतनी सुंदर धरती है इसमें एक रेस को या एक तरह के लोगों को दूसरे तरीके के लोगों से, मतलब ऑपरेशन होता है दबाव या किसी के साथ गलत करना, वो ऐसा कुछ भी झेलना पड़े। द सन शेल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। तो ये था कि जो सन है, जो सूरज है, वो कभी भी ना ढले और हमारी जो अचीवमेंट्स हैं वो एक तरह से बढ़ती जाएं, और गॉड जो है भगवान अपनी कृपा रखें अफ्रीका पे। तो यही है इसमें। अब आगे देखते हैं इसमें। फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड आर आइज इन ऑ एज अ स्पेक्टेकुलर अरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप्स कैरीड रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स। फिर थोड़ी देर बाद हम लोगों ने ऊपर की तरफ देखा, तो जैसे कि आप अपने हमारा जो इंडिपेंडेंस डे होता है उसमें भी रिपब्लिक डे में जेट्स और एरोप्लेन्स वगैरह आते हैं, इसी तरीके से एरोप्लेन्स आए, वो थे ना एक मार्च टाइप की करते हैं प्लेन से, तो सब ऊपर देख रहे थे, जो बिल्डिंग पे असेंबली चल रही थी उससे ऊपर सब देख रहे थे। इट वॉज नॉट ओनली डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीशन एंड मिलिट्री फोर्स बट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। तो ये सिर्फ एक मिलिट्री का पोजीशन नहीं था कि मिलिट्री फोर्स दिखाना सबको, मगर मिलिट्री का जो पोजीशन था, जो मिलिट्री का एयरफोर्स दिखा रही थी, वो ये था कि जो मिलिट्री है वो लॉयल्टी दिखा रही है, वो दिखा रही है कि वो जो डेमोक्रेसी बनी है वो उसके साथ है। टू द न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, उस गवर्नमेंट के साथ है वो आर्मी जिसको बिल्कुल फ्री और अच्छे तरीके से लोगों ने ही इलेक्ट किया है। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीका
डिफेंस फोर्स, देखिए यहाँ पे हम कुछ ही देर बाद क्या हुआ, जब वो प्लेन्स वगैरह अपना दिखा के चले गए, तो साउथ अफ्रीका के जो डिफेंस फोर्स, पुलिस, देयर चेस्ट बैगडेंट विद रिबन्स एंड मेडल्स फॉर डेज गॉन बाय एंड सल्यूटेड मी एंड प्लेज देयर लॉयल्टी। फिर पुलिस के लोग आए, आर्मी के अफसर आए, जिनके मतलब बैजेस थे, जिनके पास इस तरीके का, वही बताया गया है, वो आए, सल्यूट किया और अपनी जो लॉयल्टी थी कि हाँ हम आपके साथ वफादार रहेंगे, प्रेसिडेंट के सामने लॉयल्टी अपनी शो की। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर दे वुड हैव नॉट सल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। और उस समय मुझे ये भी याद आया कि आज से कुछ सालों पहले ये लोग मुझे सल्यूट नहीं करते थे, बल्कि ये मुझे अरेस्ट किया था इन्हीं लोगों ने। फाइनली अ चेवरन ऑफ इम्फाला जेट्स लेफ्ट स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। फिर एक और जो चेवरन अ पैटर्न ऑफ वी शेप, चेवरन का मतलब होता है इस तरीके का पैटर्न। इस पैटर्न में जो है, जो अफ्रीका के झंडे हैं ना, जिसमें ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, गोल्ड कलर आता है, उस झंडे जैसे हमारे भी जब इंडिपेंडेंस डे होता है तो यहाँ पर अपने झंडे का होता है इस तरीके से। 3 जो हमारे झंडे के कलर हैं, ये ऑरेंज और वाइट और ग्रीन, इस तरीके की वो लेयर्स निकालते हैं। ऐसे उनका जो झंडा है, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, गोल्ड, वो वाले झंडे के उस कलर के धुआं निकालते हुए गए थे प्लेन। Day was symbolized for me by playing of our 2 national anthem and the vision of white singing Nakoshi Shilel Ifrika and black singing Dies Dem, the old anthem of the Republic। तो 2 सॉन्ग्स गाए गए, जैसे हमारे देश में तो एक ही है जनगणमन, उनके वहाँ एक वाइट्स वाला गाया गया और एक ब्लैक्स वाला, दोनों का गाया गया जो सॉन्ग है। Although the day never group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart। despise होता है had a very low opinion of। एक दिन मतलब एक टाइम पर जो वाइट लोग बहुत ही लो ओपिनियन रखा करते थे ब्लैक लोगों के बारे में और अच्छा नहीं मानते थे, फिर एक दिन ऐसा भी आएगा, पहले वो ऐसा अच्छा नहीं मानते थे ब्लैक लोगों को, मगर एक टाइम बाद वो बाय हार्ट उन्हीं चीज़ों को लर्न भी कर लेंगे, उसी नेशनल एंथम को। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with the सेंस ऑफ हिस्ट्री। मतलब ओवरवेलम हो गया, मतलब एक तरह से भावुक हो जाना, जो हिस्ट्री रही है देश की। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, few years after bitter Anglo-Boer war and before my own birth, white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people। तो ये था कि उनको याद आता है कि जब वो पैदा भी नहीं हुए थे, उससे कई साल पहले 20th सेंचुरी में बोयर वॉर्स हुई थी, एंग्लो बोयर वॉर्स, बोयर इलाका है वहाँ पे, तो ये वॉर हुई थी उनके बहुत से भी पहले। और अफ्रीका लोगों पे मतलब एक पैच लगा दिया था, धब्बा टाइप का लगा दिया गया था भेदभाव का, जिसमें ऐसा सिस्टम बन गया था रेशियल डोमिनेशन। रेस होती है ना कि आप कैसे दिखते हैं, कहाँ को बिलोंग करते हैं, वो आपकी एक रेस होती है, आपकी कहते हैं ना किस नस्ल का है। इंसानों की भी नस्लें होती हैं जानवरों की तरह, देख लीजिए आप, इसी ऐसे ही होता है, पर क्या कर सकते हैं। तो डार्क स्किन पीपल जो काले लोग थे, उनको मतलब उनके खुद के लैंड में उनको उनके साथ भेदभाव किया जाता था, बुरा बर्ताव किया जाता था, क्योंकि जो देखिए अफ्रीका है वो तो ब्लैक लोगों का ही लैंड है, उनकी अपनी ज़मीन है। जैसे हम इंडियंस हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, हमारे पूर्वज यहीं के थे, तो उनके वहाँ उनके पूर्वज वहाँ के थे, मगर फिर भी जो बाहर से आए लोग थे वाइट्स, उनके साथ भेदभाव किया करते थे। स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्डेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। तो जो स्ट्रक्चर जैसा उन लोगों ने क्रिएट कर दिया था वाइट्स ने, ऐसा में इतना बुरा था वो, और इतना बुरा बर्ताव किया जाता था। इनह्यूमन सोसाइटीज़, इनह्यूमन बिहेवियर मतलब जो ह्यूमन जैसा ना हो, ऐसा ख़राब बिहेवियर किया जाता था जो पूरे वर्ल्ड की सोसाइटी ने ना देखा हो। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that was recognized the right of freedom of all people regardless of the color of the skin। और फिर अब जो है, मगर ये जो पुराना सिस्टम था जिसमें लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था, उसको हटा दिया गया है और अब भेदभाव की नीति को ख़त्म कर दिया गया है। मतलब जो रंग के, शरीर के रंग के आधार पर जो भेदभाव किया जाता था, अब वो ख़त्म हो चुका है। आगे है इसमें, दैट डे had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never become काउंटेड और रिपेड। तो मतलब ये दिन कहते हैं उन्हें याद आ जाता है सफ़रिंग, जो लोगों ने सहा है, जो लोगों ने देश के लिए किया है, जो कभी ना भुलाया जा सकता है और ना
उन लोगों को वापस किया जा सकता है जो उन लोगों ने देश के लिए किया है, ये सब जो सिस्टम ख़राब चल रहा था भेदभाव का, उसको हटाने के लिए। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियंस हु हैड गॉन बिफोर मी। तो उस दिन जब ये इनका ओथ वाला टाइम चल रहा था, उनको ऐसा लगता है कि मैं मतलब एक तरह से सम हूँ शायद उन सभी लोगों का जिन लोगों ने देश के लिए काम किया है, देश के लिए पेट्रॉन्स मतलब होता है जो देश के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं, देशभक्त जो होते हैं, पेट्रियट उन्हें कहते हैं। तो ये कहते हैं कि शायद मैं उन सब का सम हूँ और आज ये देश डिस्क्रिमिनेशन से बाहर निकल पाया है। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी। और वो नोबल लाइन शायद एंड हो चुकी है, जो लोगों के पेट्रियट वाला जो सिस्टम था, जो देश के आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, मगर आज जो है वो एक तरह से मुझ पे ख़त्म हुआ है और मेरे से फिर स्टार्ट भी होगा, जो आगे अलग तरीके की जो देशभक्ति होगी देश को और आगे बढ़ाने के लिए, वो स्टार्ट होगी। I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. Wrought का मतलब है लेकर के आए हैं। तो फिर ये कहते हैं कि जो लोग अब नहीं हैं इस दुनिया में, जिन लोगों ने देश के लिए बहुत काम किया है, उन्हें ये जो पल है जिसमें आज कोई भेदभाव नहीं है, सब बराबर हैं, ये पल देखने को उन लोगों को नहीं मिला है। इस बात का मुझे दुख है। द पॉलिसी ऑफ अपार्थेड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिक वूंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। जो अपार्थेड की नीति थी, भेदभाव रंग भेद की नीति थी, इसने मेरे देश में, हमारा जो देश है उसमें लोगों में बहुत ही डीप लास्टिंग वूंड मतलब एक बहुत ही गहरी चोट पहुंचाई है। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ़ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। हम लोग कई साल, पीढ़ियाँ भले ही ना लगे मगर कई साल ज़रूर लग जाएंगे उस घाव को भरने में। But decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambo's, Walter Sissulus, Chief Luthiers, the Yusuf Dazos, Brand Fishers and the Roberts works of our time। तो फिर वही है, काफ़ी लोगों के नाम गिनवाते हैं। यही जो सफरिंग थी, इन लोगों की पिक्चर पे दी हुई है, ये जो बुरा होता था, यही इन्हीं लोगों, इसी समय की वजह से इतने सारे लोगों का मतलब उदय हो पाया जिन्होंने देश के लिए काम किया। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जेनरोसिटी दैट देयर लाइक मैनी दैट लाइक मे नेवर बी नोन अगैन। तो मतलब इसी स्ट्रगल ने, इसी जो मतलब जो रास्ता था जिस पर हम चले भेदभाव की नीति को ख़त्म करने के लिए, ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए जो इतनी ज़्यादा जेनरोसिटी थी, इतने अच्छे थे, उनमें करेज थी, उनमें समझदारी थी, और शायद ऐसे लोग दोबारा नहीं पैदा हो पाएंगे। परहैप्स इट रिक्वायर्ड सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट ऑफ करेक्टर। तो वो कहते हैं शायद इतना ऑपरेशन और इतना जो दबाव लोगों पर डाला जाता था, बुरा बर्ताव होता था, ये इतना अच्छा करेक्टर तभी बन पाया था जब इतना बुरा ही उनके साथ हुआ था। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट्स पीपल, फाइनर एंड ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंड। तो फिर वो कहते हैं, देखिए आपको पता होगा साउथ अफ्रीका में डायमंड की माइंस हैं, गोल्ड की माइंस हैं। तो ये कहते हैं कि मेरी जो कंट्री है उसकी धरती में ही ये जेम्स, ये हीरे जवाहरात नहीं मिलते। यहाँ के लोग जो हैं वो सबसे प्योर डायमंड हैं, सबसे अच्छे डायमंड तो यहाँ के लोग हैं। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। कॉमरेड मतलब जो साथी होते हैं, इन्हीं साथियों से मैंने सीखा कि स्ट्रगल जो होती है उसमें किस तरीके से साहस से काम लिया जा सकता है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन, देखिए यहाँ पे, टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। मैंने देखा है औरत आदमियों को एक आइडिया के लिए, एक सोच के लिए अपनी जान देते हुए। आई हैव नेवर सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफाइड्स द इमेजिनेशन। और बहुत सारे मतलब आइडिया, इन्वेंशन के लिए तो लोग बहुत खड़े होते हैं, मगर इतना ऑपरेशन, इतना बुरा बर्ताव, इतना मतलब टॉर्चर, जो मेंटल फिजिकल टॉर्चर, बिना शरीर को तोड़े, बिना मन को तोड़े, रेजिलियंस के साथ मतलब लगे रहना, बिना टूटे अपने काम को आगे करते रहना, मैंने अपने देश के लोगों में देखा है। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रम्प ओवर इट। और मैंने सीखा है कि करेज, जो हिम्मत है, वो एब्सेंस ऑफ फियर नहीं है। मतलब करेज का मतलब ये नहीं है कि आपको डर ही ना लगे। करेज, हिम्मत का मतलब ये है कि आप उस डर को ओवरकम कर पाएँ, आप उस डर पे काबू पा पाएँ। द ब्रेव मैन इज़ नॉट he who does not feel afraid but he who conquers that fear। brave men, साहसी लोग वो नहीं होते जिनको डर नहीं लगता। साहसी लोग वो होते हैं जो इस डर को काबू पा लेते हैं, डर पे, और इससे आगे बढ़ जाते हैं। no one
नो वन इज़ नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। कोई भी पैदा होते हुए किसी से नफरत नहीं करना शुरू कर देता उसकी स्किन को देखकर, उसके रिलीजन को देखकर या उसके बैकग्राउंड को देख करके। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। लोगों को मतलब नफ़रत एक तरह से लोग सीखते हैं, लोगों को सिखाई जाती है। इफ़ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। और अगर उनको नफ़रत करना सिखाया जा सकता है तो उनको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। और प्यार करना लोगों को ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हैं लोग, बजाय कि लोग नफ़रत करने की। इवन द ग्रिमेस्ट times in prison when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second। मतलब हम लोगों को ग्रिमेस्ट टाइम मतलब जो हमारे बहुत ही ख़राब टाइम हुआ करते थे प्रिजन में, हम लोगों से बहुत ही ख़राब चीज़ें, प्रिजन होता है जेल में बहुत ख़राब चीज़ें हमसे करवाई जाती थी। तो जो लोग हमारे मतलब ये करवाते थे उनमें चाहे एक सेकंड के लिए ही मगर हमें एक ह्यूमैनिटी की झलक तो देखने को मिलती थी। बट इट वॉज नॉट इनफ टू रीएश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। मगर सिर्फ ये एक झलक मेरे लिए आगे बढ़ने के लिए काफ़ी नहीं है। मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। मैन की जो अच्छाई है, इंसान की जो अच्छाई है वो फ्लेम होती है, एक आग होती है जो उसको छुपाया जा सकता है मगर उसको एक्सटिंग्विश, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। अब देखिए आगे चैप्टर है ऑलमोस्ट अब ख़त्म ही होने वाला है इसमें। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। तो किसी भी इंसान की लाइफ में ट्विन ऑब्लिगेशंस होती हैं, दो तरीके की ऑब्लिगेशन मतलब उनके कर्तव्य होते हैं। एक उनके परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, वाइफ के लिए, बच्चों के लिए। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल। और एक उसका जो दूसरा ऑब्लिगेशन होता है, जो दूसरा कर्तव्य होता है वो लोगों के लिए होता है, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री, अपने देश के लिए होता है। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज़ एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन। एक अच्छा सभ्य समाज में हर कोई अपने सारे ये दोनों ऑब्लिगेशन कर्तव्य पूरे कर सकता है अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज़। अपनी ओन इंक्लिनेशन, कोई किसी अपने परिवार की तरफ ज़्यादा झुकाव है, देश की तरफ ज़्यादा झुकाव है, उसके हिसाब से अपनी एबिलिटीज़ के हिसाब से वो अपना काम कर सकते हैं। बट एक देश साउथ अफ्रीका जैसा, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दीज ऑब्लिगेशन। मगर साउथ अफ्रीका में मेरे जैसे ब्लैक एक इंसान के लिए फैमिली के प्रति और देश के प्रति, दोनों के प्रति ऑब्लिगेशन को पूरा कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। साउथ अफ्रीका में अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्ट टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। मतलब कलर मतलब जो ब्लैक लोग हैं उनको ह्यूमन की तरह रहने के लिए भी पनिश किया जाता है और उसको अलग फेंक दिया जाता है। साउथ अफ्रीका में अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वॉज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम एंड वॉज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट, अ ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन। तो अगर कोई मैन जो है वो देश के प्रति कुछ करना चाहे तो साउथ अफ्रीका में उसको अलग प्रिजन में डाल दिया जाता है और अपनी वो दोनों ड्यूटी नहीं फुलफ़िल कर पाता है। आई डिड नॉट in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligation as son, brother, father and a husband। तो पहले मैंने अपने देश को अपनी फैमिली से ऊपर नहीं रखा था, मगर फैमिली को मुझे एक तरीके से हट छोड़ना पड़ा अपने देश को सर्व करने के लिए, क्योंकि देखिए 30 साल तो ये जेल में ही रहे थे। फिर आगे, आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, आई वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। मैं मतलब पैदा उस हंगर के साथ नहीं होता, इस भूख के साथ नहीं हुआ था कि मुझे फ्री रहना है, आज़ाद रहना है, मगर वो समय के साथ एक तरह से आप कह लीजिए कि बढ़ती गई। फ्री टू रन इन द फील्ड नियर माई मदर्स हट, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज, फ्री टू रोस्ट meals under the stars and ride the boat back of स्लो मूविंग बुल्स। मतलब वो जो काम होते हैं फील्ड में घूमने के लिए, पानी में तैरने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए मैं फ्री रहना चाहता था, बुल्स पे घूमने के लिए। As long as I obeyed my father and abided by the custom of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God। और जब तक मैं जो है अपने फादर को ओबे करता रहता, कस्टम्स जो मेरे ट्राइब के, मेरे कबीले के जो कस्टम्स थे उसको ओबे करता रहता, मैं मतलब ना ही इंसान मुझे ट्रबल करते ना ही गॉड। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, दैट आई बिगेन
टू हंगर फॉर इट। फिर जब मैं बच्चा था तब तक मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आती थी। जैसे मैं बड़ा होता गया तो मुझे समझ में आने लगा कि किस तरीके से ये जो फ्रीडम है, ये आज़ादी मुझसे छीनी जा रही है और इस आज़ादी की भूख ये जो है बढ़ने लगी। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट। बचपन में जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे को फ्रीडम चाहिए थी घर के बाहर रात तक रहने की। रीड वॉट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चूज़, वो पढ़ूँ जो मैं पढ़ना चाहूँ और वहाँ जाऊँ जहाँ जाना चाहूँ। तो जैसे मैं बड़ा होता गया ये मेरी फ्रीडम होने लगी। लेटर बाद में क्या हुआ मेरी फ्रीडम, जैसे आप लोगों को लगता है घर से बाहर थोड़े और देर रहने दिया जाए तो आपको आज़ादी मिल रही है, आपके मन की चीज़ें आपको देखने दी जाएँ तो आपको आज़ादी मिल रही है, वही चीज़ें होती हैं। Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedom of achieving my potential, of owning my keep, of marrying and having a family, freedom not to be obstructed in a lawful life. और फिर जब मैं बड़ा हुआ तो अर्न करने की, पैसा कमाने की फ्रीडम, शादी करने की, फैमिली बनाने की और इस तरीके की फ्रीडम जिसको मतलब मुझसे छीना ना जाए। तो फ्रीडम का मतलब बड़े होते होते जो है वो बदलने लगा। बट देन आई स्लोली सॉ that only was I not free, but my brothers and sisters were not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. तो फिर जैसे और बड़े हुए तो इनको समझ में आने लगा कि सिर्फ मेरी ही फ्रीडम नहीं छीनी जा रही है, बल्कि मेरे भाइयों की, मेरे बहनों की और वो सारे के सारे लोग जो दिखने में मेरे जैसे हैं, जो ब्लैक हैं, उन सबकी फ्रीडम, उन सबकी आज़ादी छीनी जा रही है। Then that is when I joined African National Congress, and that is when the hunger of my own freedom became the greater hunger for the freedom. और फिर जब मैंने जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी उसको ज्वाइन किया, फिर जो मेरे हंगर था, जो भूख थी आज़ाद होने की, वो और भी ज़्यादा बढ़ने लगी। ये दिखाया इसमें। फिर हंगर ऑफ फ्रीडम फॉर माई पीपल, इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम, ये डिज़ायर थी, ये जो चाहत थी आज़ाद रहने की, फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ एंड ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल। तो यही जो मतलब इच्छा थी कि मतलब सब आज़ाद रहें, डिग्निटी मतलब इज़्ज़त, सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी खुद की इज़्ज़त करना, इसी ने एनिमेटेड माई लाइफ मतलब मेरी लाइफ को ऐसे ट्रांसफॉर्म कर दिया। एक जो डरा हुआ सा युवक था, मतलब एक डरा हुआ सा यंग मैन था जो लॉ को अवॉइड करता था, अटर्नी बनना चाहता था, एक तरीके से लॉ के फील्ड में काम करना चाहता था, वो किस तरीके से क्रिमिनल बन गया। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम, मतलब एक लविंग हस्बैंड, एक मेरी फैमिली थी और अब मैं ऐसा हो गया था कि मतलब मेरा घर भी नहीं बचा था। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क, और लाइफ लविंग मतलब ज़िंदगी जीने वाला जो इंसान था, जिसको आसपास की चीज़ों से बहुत प्यार था, वो एक मॉन्क की तरह, एक सन्यासी की तरह मैंने अपना जीवन बिताया। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, बट I found that I could not even enjoy the poor and limited freedom I was allowed when I knew my people were not free. और अब जो है, अब मैं एक क्रिमिनल था कानून की नज़र में, और अब जो पहले मुझे थोड़ी बहुत फ्रीडम, आज़ादी मुझे मिलती थी, अब वो आज़ादी भी मेरे पास नहीं रही थी। फिर अब आगे कहते हैं फ्रीडम इज़ indivisible. The chains on any one of my people were the chains on all of them. The chains on all of my people were the chains on me. फिर वो कहते हैं कि फ्रीडम जो है वो उसको बंटवारा नहीं किया जा सकता। जो बेड़ियाँ मेरे हाथ में थी, जो चेन्स मेरे हाथ में थी, जो चेन्स किसी और के हाथ में थी, वो हम सब ब्लैक लोगों के हाथ में थी। आई न्यू दैट द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड। और मेरा पूरा यही मानना था कि जो ऑप्रेसर है, जो हमारे साथ अत्याचार कर रहा है, हमें दबा रहा है, उसको भी लिबरेट होने की ज़रूरत है, उसको भी ये समझने की ज़रूरत है कि भाई वो भी गलत कर रहा है। तो हमें ऑप्रेसर वो लोग थे, हम ऑप्रेस थे, हम पर अत्याचार किया जा रहा था, तो हमें भी लिबरेट होने की ज़रूरत थी और ऑप्रेसर को भी लिबरेट होने की ज़रूरत थी। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर्स मैन फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। एक इंसान जो दूसरे इंसान की फ्रीडम को, आज़ादी को छीनता है, वो प्रिजनर होता है हेट्रेड का, मतलब वो नफरत का प्रिजनर होता है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइज एंड नैरो माइंडेडनेस। तो वो किस प्रिजन में होता है? एक तो आपने किसी को फिजिकल प्रिजन में डाल दिया, मतलब वो तो ना जेल में डाल दिया, और एक जो इंसान किसी के साथ बुरा बर्ताव कर रहा होता है तो वो भी तो एक जेल में बंद होता है। वो प्रिजुडाइज, नैरो माइंडेडनेस मतलब एक वो नफरत की जेल में बंद होता है, वो ऐसी जेल में बंद होता है जो उसके मन की जेल होती है। I am not truly free if I am taking away someone else's freedom.
जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी। तो मतलब वही है कि मैं फ्री नहीं हूँ अगर मैं किसी और की फ्रीडम छीन रहा हूँ। बिल्कुल उसी तरीके से अगर मेरी फ्रीडम कोई छीन रहा है तो छीनने वाला भी पूरी तरीके से फ्री नहीं है। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। मतलब ऑप्रेसर भी और ऑप्रेस्ड भी, जिस पर अत्याचार हो रहा है, जो अत्याचार कर रहा है, उनसे छीना जा चुका है, चुराया जा चुका है, क्या इंसानियत दोनों से चुराई जा चुकी है। तो ये वाला जो चैप्टर है अभी थोड़ा सा और बचा है शायद, या फिर कंप्लीट हो चुका है। हाँ, ये चैप्टर एक्सरसाइज आ गई है, अब चैप्टर हमारा हो चुका है कंप्लीट। तो देखिए काफ़ी मतलब हार्ट टचिंग चैप्टर था। पूरी जो नेल्सन मंडेला हैं वो अपनी जर्नी बताते हैं कि किस तरीके से उनके साथ बर्ताव किया गया जब 300 साल तक का जो ये वाइट लोगों का राज था उनके देश पे रहा, अपार्थेड, और मतलब किस तरीके की चीज़ें उन लोगों ने झेली हैं, कितना इनह्यूमेन बिहेव उनके साथ किया जाता था, वो सारा कुछ इस चैप्टर में हमारा बताया गया है। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।